हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और आज हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं बहुत ही ढंग से। चाइल्ड डेवलपमेंट में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके रिगार्डिंग जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोई सिद्धांत दिया है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें 6 प्रकार के वर्गीकरण हैं और 6 प्रकार के वर्गीकरण में भी जो है सब डिवीज़न बना रखे हैं उन्होंने। इतने डिविजन्स में भी सब डिवीज़न है तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर किस वैज्ञानिक ने कौन सा डिवीज़न दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना इस सेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। और यूट्यूब पे थोड़े बहुत ऐसे चल रहे हैं, नोटिफिकेशन वगैरह पहुँचता नहीं है, तो आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देना। और एक चीज़ और है, प्लेलिस्ट मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन डाल रखी है, बढ़िया ढंग से उसको पढ़ लेना। सभी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं कंसेप्चुअल, वो सारी वहाँ पर आपको मिलेंगी, मैथ पेडागॉगी में, और आपको चाइल्ड में ईवीएस की वीडियोस और हिंदी संस्कृत वगैरह आपको बाकी और प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, इसमें 6 प्रकार से वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को। एक तो सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर, सृजनात्मक शक्ति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर और समायोजन के आधार पर। ये 6 प्रकार हैं, इनमें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बाकी सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, किसने किया है वो भी देख लेंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। इसके बाद सृजनात्मक शक्ति के आधार पर 2 प्रकार से, सृजनात्मक और असृजनात्मक, यानी सृजन होना, और वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे कंप्लीटली। स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण में 4 प्रकार हैं। एक उग्र, चिंताग्रस्त, निरुत्साही और उत्साही। उत्साही से मतलब समझ गए, निरुत्साही से मतलब भी आप समझ गए होंगे, चिंताग्रस्त से भी समझ गए होंगे और उग्र स्वभाव से भी समझ गए होंगे। चिंता और उग्र दोनों एक दूसरे के अपोज हैं, निरुत्साही उत्साही दोनों एक दूसरे के अपोज हैं। इसके बाद तीसरा इसमें देखें, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो इसमें टोटल मिलाकर 6 टाइप हैं। सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक मूल्य। ये मूल्य हैं 6 प्रकार के। शारीरिक संरचना के आधार पर कहें तो लंबक है और इसमें सुडोलक है, गोलक है। इस प्रकार शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार से व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। समायोजन के आधार पर देखें तो सुसमायोजन यानी कि अच्छा और एक बुरा, कुसमायोजित और सुसमायोजित, इस प्रकार से 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब देखो, इसमें 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ें अगर हम सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, तो याद रखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किसने दिया था, इसका सिद्धांत युंग ने दिया था। मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने के लिए व्यक्तियों को उनकी सामाजिक अंत्यक्रिया के स्वरूप को आधार मानकर निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो किसने किया ये सिद्धांत, किसने दिया? युंग ने दिया। सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर जिसमें अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी होगा, तो ये किसने दिया? युंग ने दिया। सीधी सी बात, युंग के 3 अंग, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी है मतलब कि अंदर की बात हो रही है, आत्मा से रिलेटेड बात हो रही है, तो आप वहीं पर देखोगे चिंतन, मनन, सोचना, सारी चीजें अंतर्मुखी में आ जाएगी। बहुत ही आसानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर ढंग से हम सुन रहे हैं तो। आप लोग जितने भी सेशन देख रहे हो ना, ये सारे कंसेप्ट बेस्ड सेशन है जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। एग्जाम एंड तक सारी चीज़ें कराऊंगा मैं। और ये जितने भी सेशन हो रहे हैं वो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही है, अगेन बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ सेशन को लाइक करके शेयर करते हुए रहना ताकि हर एक बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचे। और जितनी चीज़ें मैं यहाँ तक कराई हैं अभी तक आप पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो। देखो, अंतर्मुखी की बात करते हैं तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग सोचने, मनन और चिंतन जैसे कार्य में गुणी होते हैं। सीधी सी बात है, अंतर्मुखी की बात हो रही है। मनोवैज्ञानिक ये युंग है। युंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में इस वर्ग में उन व्यक्तियों को शामिल किया है जो आत्मचिंतन, आत्म केंद्रित और शांति प्रिय होते हैं। यानी कि जहां पर भी चिंतन की बात आएगी, मनन की बात आएगी, थिंकिंग की बात आएगी, वहां पर वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का उदाहरण माना जाएगा। इसके बाद दिया है कि अंतर्मुखी व्यक्ति संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ और मितभाषी होते हैं। व्यक्ति के वर्गीकरण में इस वर्ग के व्यक्ति प्राय संकोची होते हैं। संकोची से मतलब ये है कि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक राइटर है जो बहुत अच्छा लिखता है लेकिन वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी कि वो अपनी बात को बाहर नहीं रख पाता है, लेकिन वो लिखता बहुत अच्छा है। तो वो व्यक्ति कैसे होंगे? अंतर्मुखी होंगे। यानी कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो अपने बाहर जो है उस चीज़ का व्याख्यान नहीं कर पाते। यानी कि वो उसको समझाने के लिए कहा जाए, उस चीज़ को जो उन्होंने पढ़ी है उनको समझ में आ गई लेकिन वो समझा नहीं पाते। हर बच्चा टीचर नहीं बन सकता। हम कहते हैं ना, हर बच्चा टीचर नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि कई
90% ऐसा होता है कि बच्चे समझ तो जाते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, तो वो चीज़ अंतर्मुखी में आ जाएगी। समाज में अपने विचार रखने में संकोच करते हैं और सामाजिक व्यवहार में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। या ये चीज़ समझ में आ गई अंतर्मुखी का मतलब। इसके बाद आओ बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जैसा बाहर से दिख रहा है वैसी बहिर्मुखी में हो जाएगा। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, युंग है ये, युंग ने बहिर्मुखी व्यक्तित्व में उन व्यक्तियों को रखा जो समाज केंद्रित, व्यवहारिक, साहसिक, चिंता मुक्त और आशावादी होते हैं। जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, जो बिल्कुल चिंता नहीं करते वो बहिर्मुखी हो जाते हैं। जो समाज की तरफ केंद्रित होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। जो समाज की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, अपना व्यवहार पेश नहीं कर पाते, अपने साहस को नहीं दिखा पाते, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक कुशल वक्ता, मैंने क्या कहा आपको कि लिखने में बहुत अच्छा है लेकिन वक्ता नहीं है, वो कैसा हो जाएगा? अंतर्मुखी हो जाएगा। एक ऐसा है व्यक्ति जो वक्ता बहुत अच्छा है लेकिन लिख नहीं पाता है, उसको लिखने की आदत नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लेता है, तो वो हो जाएगा बहिर्मुखी। उभयमुखी ऐसे होते हैं जो अंदर बाहर दोनों में सक्षम होते हैं समान रूप से, यानी कि वो लिख भी पाता है, बोल भी पाता है, तो कंप्लीटली वो कैसा हो जाएगा? उभयमुखी हो जाएगा। जिन व्यक्तियों में अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्वों के लक्षण समान रूप से उपस्थित होते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में उभयमुखी वर्ग में रखा है। जैसे कि कई एग्जाम्स आपने देखे हैं जिन एग्जाम में रिटन टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव पूरा पेपर होता है, डिस्क्रिप्शन में पूरा आंसर लिखना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू तो आपके बहिर्मुखी के लिए और जो रिटन टेस्ट होता है वो आपके अंतर्मुखी के लिए होता है। यानी कि आपका ये जानने के लिए कि आपके अंदर कितना है, उसको व्यक्त कितना कर सकते हो उसके माध्यम से। और बहिर्मुखी में क्या होता है, जब इंटरव्यू लेते हैं तो आप कितना व्यक्त कर पा रहे हो। कई एग्जाम में ओनली इंटरव्यू होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, कई एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। तो वहां पर इन दोनों चीजों को जब जोड़ दिया जाता है तब एक जो बच्चा निकल के आता है वो होता है उभयमुखी व्यक्तित्व का उदाहरण होता है वो बच्चा। और सिंपल सी बात, ऐसे बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है, हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे डेफिनेटली इन चीजों को। इसके बाद आते हैं सृजनात्मक शक्ति के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण। ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका वर्गीकरण दिया, हालांकि इसमें कुछ वैज्ञानिक का नाम स्पेसिफिक नहीं है, तो आपसे नहीं पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने इसको दिया है। बाकी जिस वैज्ञानिक के नाम पर जो सिद्धांत जो उन्होंने वर्गीकृत किया है वो पूछ सकता है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो नहीं पूछेगा। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे ना तो किसी बुक में ना ही किसी और जो है किसी प्रकार के रिसोर्सेज में ये चीज़ें मिली हैं। तो मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ वो सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे खुद के रिसोर्सेज हैं और बाकी जो सोशल मीडिया पर और रिसोर्सेज होते हैं उन सब सोर्स को मिलाकर जो चीज़ें बनती हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। देखो, सृजनात्मक शक्ति के आधार पर दो तरीके हैं, सृजनात्मक और दूसरा हमने जो सृजन नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। तो सृजनात्मक व्यक्तित्व में क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें लीक से हटकर चलने, कुछ नया सोचने, सृजन का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी सोच से, अपनी रुचि से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि वो व्यक्ति सृजनात्मक व्यक्तित्व के वर्गीकरण में शामिल हो सकते हैं, उनके उदाहरण माने जा सकते हैं। उन्हें सृजनात्मक व्यक्ति कहा जा सकता है। सृजनशील व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील से मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी सोच लेते हैं फटाफट से, कुछ ना कुछ। क्रिएटिव माइंड क्या होता है? क्रिएटिव माइंड कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है। प्रगतिशील और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब एक बात बताओ, खुद ही सब कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, रुचि उनकी हो रही है, तो कैसे हैं वो? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र अपनी जो डिसीजन है वो लेने में सक्षम है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें जो वर्गीकरण है वो है असृजनात्मक का। सृजनात्मक मतलब सृजन करना, एकदम चिंता से मुक्त, बहुत ही बेहतरीन स्वतंत्र रूप से सोचने वाला, खुद के निर्णय में सक्षम, वो हो जाएगा सृजनात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति। लेकिन असृजनात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति कैसा होगा? जो कभी खुद से नहीं सोचता, नई सोच विकसित नहीं करता, जो किसी ने कह दिया उसी का अनुसरण कर लिया, और ना ही कभी कुछ नया करते हैं। असृजनात्मक व्यक्तित्व में स्वतंत्र चिंतन की क्षमता नहीं होती और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये बात समझ में आई? अब देखो, ये पूरा सेशन मैंने आपको करा दिया। और रूढ़िवादी भी होती है। रूढ़िवादी का मतलब जैसे नियम बना दिए उसी हिसाब से चल रहा है। रूढ़िवादी का मतलब ये होता है, जैसे हम देखते हैं ना, ओल्ड जो हमारी जनरेशन होती है, जो हमारे दादा दादी या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो एक पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, नई चीज़ें अपनाते नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको हम बोलेंगे असृजनात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति। अब देखो, इसमें बहुत ही अच्छे से और एग्जाम्पल समझे तो ये आप पूरा सेशन पढ़ रहे हो लास्ट तक। इस सेशन को पढ़ने के बाद अगर आपने सिर्फ उतना ही दिमाग में रखा, ठीक है, इसको नहीं बढ़ाया, उतना दिमाग में रखा, पहली बात तो उतनी चीज को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है जितना आपने पढ़ा है, तो उतना ही रखा तो आप असृजनात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति कहे जाओगे। लेकिन आपने
ये पढ़ने के बाद एक बार फिर से देखा कि असृजनात्मक का मतलब ये हो सकता है, मैंने इसको कंसेप्ट के माध्यम से समझा, इसका ये उदाहरण बन सकता है, असृजनात्मक का ये उदाहरण बन सकता है। आपने खुद से एक नए नए उदाहरण क्रिएट किए, तो वहां पर आप सृजनात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाओ। तो कोशिश करना है सेशन के बाद इस पूरे सेशन को अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। जो मैंने समझाया है दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा इनको समझना। इसके बाद आओ तीसरे नंबर पर स्वभाव के आधार पर। तो हमने 3 तरीके देखे थे, उग्र स्वभाव का, चिंताग्रस्त और निरुत्साही, 4 देखे थे, निरुत्साही और उत्साही 4 हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसको किसने दिया था, ग्लेन ने दिया था। ग्लेन को ग्लानि हुई थी, उन्होंने स्वभाव के आधार पर दिया था। ग्लेन मतलब ग्लानि, ग्लेन से वैज्ञानिक हैं, ग्लेन वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो वहां पर आप ग्लेन को ग्लानि से समझ सकते हो, ग्लानि कैसा एक स्वभाव है। सिंपल सी बात है, ग्लानि में आना है यानी कि एक तरह का भाव, स्वभाव। तो ग्लेन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो 4 प्रकार से किया, निरुत्साही, उत्साही, स्वभावी, उग्र स्वभावी और चिंताग्रस्त। उग्र स्वभावी और चिंताग्रस्त दोनों एक दूसरे के अपोज होंगे, बाकी निरुत्साही और उत्साही भी दोनों एक दूसरे के अपोज होंगे। ठीक है, इस वर्ग में ग्लेन ने उग्र स्वभाव वाले व्यक्तियों को रखा, और इस वर्ग में व्यक्तियों को क्रोध वह तो बहुत ही शीघ्र तरीके से आता है, बहुत ही जल्दी आता है। उग्र का मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। चिंताग्रस्त व्यक्ति में क्या था कि चिंता से ग्रस्त रहने वाले व्यक्तियों को रखा। इस वर्ग के व्यक्ति प्राय उदास रहते हैं और बड़े दब्बू और निराशावादी होते हैं। आप जो उग्र स्वभाव में देखोगे वो दूसरा अपोज किस में देखोगे, चिंताग्रस्त में देखोगे। तो ये चीज समझ में आई। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके 2 और बनाए वर्गीकरण में, निरुत्साही और उत्साही। निरुत्साही जो अपने कार्य के प्रति उतना उत्साह नहीं रखते, उत्साहहीन होते हैं। ग्लेन ने उत्साहहीन व्यक्ति को रखा, जिसमें प्राय शांति प्रिय और आलसी होते हैं, यानी कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, दब्बू नहीं होते। लेकिन इनमें क्या होता है, एक तो होता है प्रेशर में उदास होते हैं, एक होता है शांति प्रिय, उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है हो रहा है तो होने दो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आलसी हैं। तो ये होंगे निरुत्साही, अपने काम के प्रति निरुत्साही। यानी कुछ बच्चों ने मान लिया हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा कतई, अब पढ़ के देखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये होते हैं बच्चे निरुत्साही। और एक आप जैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और अपने अंदर एक उत्साह को लेके बैठे हुए हैं, और जब एग्जाम आएगा तो फोड़ दोगे, फिर जब जॉब लेके उसके सामने जाओगे निरुत्साही व्यक्ति को, तो वो कहेगा अरे यार मैंने भी की होती, काश तो मैं भी आप जैसा बन पाता। तो उनके अंदर उत्साह आएगा, तब वो बनेंगे उत्साही। आप पहले बन चुके हो, बहुत अच्छी बात। इस वर्ग में ग्लेन ने उत्साह से पूर्ण व्यक्तियों को रखा है। इस वर्ग के व्यक्ति आशावादी और क्रियाशील होते हैं। अब आप खुद को देख सकते हो कि कितना बढ़िया सृजनात्मक बनना है आपको इस सेशन के बाद, और उत्साही तो आप ऑलरेडी अभी से हुई। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण को किया। तो मूल्य कुल 6 प्रकार के थे। तो ये किसने किया, स्प्रेजर ने किया। देखो हम कैसे याद कर सकते हैं, स्प्रे लगाते हो आप, स्प्रे लगाते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ आपका जो है क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। कहते हो ना अरे वाह यार स्प्रे लगा के आया है, ये तो अलग ही जो है महक रहा है। तो स्प्रे लगाने से वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, मूल्य होता है, हिंदी में मूल्य बोलते हैं वैल्यू को। तो स्प्रेजर ने दिया मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो इसमें 6 प्रकार के हैं। सैद्धांतिक मूल्य क्या होते हैं कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण में स्पेंजर ने स्प्रेजर है वैसे के लिए, ठीक है, ये गलत वर्ड है स्प्रेजर। स्प्रे से आप स्पेंजर से स्प्रे याद कर सकते हो, स्प्रे। तो इस वर्ग व्यक्तियों ने रखा जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और सिद्धांतों को महत्व देते हैं और आदर्शों का पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय अव्यवहारिक होते हैं। इसका कारण क्यों है, सैद्धांतिक व्यक्ति अव्यवहारिक क्यों होंगे? देखो सिद्धांत का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला। अब आप अनुमान मान के चलो, एक चीज मान के चलो कि आप किसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए आ रहे हो कि मैं यही करता हूं और मैं यही करूंगा हमेशा, ये उसका आपने सिद्धांत बना रखा है। आपने जो सिद्धांत बना रखा है वो कई बार सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आता, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर वो वर्क नहीं करता, तो वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, अव्यवहारिक प्रदर्शित करेगा। यानी उन व्यक्तियों के लिए आप कैसे हो जाओगे, अव्यवहारिक हो जाओगे। आप अपने सिद्धांत के माध्यम से चल रहे हो, आप सिद्धांत पे चल रहे हो, कई जगह पर वो चीजें काम करेंगी लेकिन कई जगह पर वो काम नहीं करेंगी, तो उस चीज के लिए कैसा हो जाएगी, वो अव्यवहारिक हो जाएगी। तो इसलिए सैद्धांतिक मूल्य जनरली कैसे होते हैं, इसमें इसलिए बोला है कि ये प्राय अव्यवहारिक होते हैं। प्राय मतलब अधिकतर अव्यवहारिक होते हैं। ये सही जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि अव्यवहारिक होते हैं, इसने बोला है कि प्राय अव्यवहारिक होते हैं। अब देखो इसके बाद इसने कहा है कि आर्थिक मूल्यों के बारे में। देखो ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सिद्धांतिक व्यक्ति क्या होता है, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन अपने सिद्धांतों को चलता रहता है, सिद्धांतों को सर्वोपरि रखता है। और कैसा होता है, अव्यवहारिक। आर्थिक मूल्य में क्या होगा कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण में स्पेंजर ने इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा जो भौतिक सुखों से इच्छुक। सीधी सी बात है, आर्थिक का मतलब पैसा आ रहा है,
तो जो भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं और धन को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसे व्यक्ति प्राय व्यवहारिक होते हैं। अब देखो इसमें ऐसा क्यों कहा है, इसका कारण यह है कि जब आपके पास, आप खुद सोच के देखना, अब आपको ये बात थोड़ी सी निरर्थक लग रही होगी, लेकिन जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा बहुत अच्छे से सार्थक लगने लगेगी। आपके पास 1000 का नोट है, ठीक है, और आपके पास, आपके आसपास 2 दोस्त हैं। आप क्या कहो, चलो यार आज जो है खाना पीना खाते हैं और कुछ बाहर जो है बढ़िया सी चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। आप उनके साथ गए तो आपको वो क्या देखेंगे, अरे यार बहुत व्यावहारिक है वो व्यक्ति, और वास्तव में जो है 2-3 बार अगर आपने उन पर पैसे खर्च किए तो वो व्यावहारिक हो जाएंगे, उनके लिए आप व्यावहारिक हो जाओगे। बात समझ रहे हो? तो वहां पर व्यवहार आपका दिखने लगेगा। वो कैसे है, आपके पास पैसा है, तीसरे दिन आपके पास पैसा नहीं है, चौथे दिन नहीं है, महीने तक नहीं है, और फिर जैसी पैसा नहीं है वो व्यवहार खत्म हो जाएगा। तो व्यवहार, पैसे जैसे ही खर्च करोगे वो व्यवहार दिखने लगेगा। तो यहाँ पर वही कहा है, अगर आर्थिक कंडीशन आपकी अच्छी है तो व्यवहारिक कंडीशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, दिखने लगेगी। व्यवहारिक जो है आपको लोग समझने लगेंगे। तो ये चीज समझ में आई, भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं, धन को ज्यादा महत्व देते हैं, पैसा वैसा ज्यादा खर्च करते हैं अपने दोस्तों पर, और कैसे माने जाते हैं, वो व्यवहारिक माने जाते हैं। अब देखो तीसरे पर आओ, सामाजिक मूल्य से समझ में आ रहा होगा कि समाज में स्थिति को लेकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण में जो समाज और सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, इस वर्ग में व्यक्ति दयालु, त्यागी, परोपकारी और थोड़े से कैसे होते हैं, झुकाव वाले होते हैं, यानी कि वो दूसरों की तरफ ज्यादा झुके हुए होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअल चीज निकल के आ रही है, वहां पर आपको व्यवहारिक समझा जा रहा है, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है प्राय, और यहां पर व्यवहार कुशल बोला गया है, मतलब कि आप व्यवहार में सक्षम हो, व्यवहार आपका बहुत अच्छा है, अधिक व्यवहार कुशल हो। राजनीतिक में समझ में आ रहा है, यानी कि आप कुछ ना कुछ जैक जुगाड़ में लगे रहते हो, इधर से उधर, राजनीति इसी को बोलते हैं। तो जो राजकारण और राजसत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक दाव पेच में बड़े माहिर होते हैं। यानी कि आप जब इधर से उधर जैक जुगाड़ करने में लगे रहते हो तो ऐसी व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना काम निकाल लेते हैं। इसके बाद आओ 5वें नंबर पर, धार्मिक मूल्य। धार्मिक का मतलब सिंपल सा है कि आप ईश्वर में विश्वास रखते हो और कैसे आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करते हो। ऐसे व्यक्ति प्राय आत्मसंतोषी होते हैं एवं परोपकारी होते हैं। आत्मसंतोषी मतलब खुद पर संतोष करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो धर्म पर यानी कि अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वो ये मानते हैं, जो व्यक्ति आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बेचारे इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर भी वो अपनी बात पर अड़िग हैं, यानी हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसे सोचते हैं वो। तो उसका कारण है उनका कहीं ना कहीं विश्वास है, किसी ना किसी चीज को लेकर विश्वास है। धार्मिक का मतलब सिर्फ ईश्वर से नहीं है, धार्मिक का मतलब यहाँ पर विश्वास से भी है। यानी आप किसी चीज पर विश्वास करते हो, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। यानी आप कैसे हो, आत्मसंतोषी हो, खुद में आप संतोष करना जानते हो। इसके बाद आते हैं सौंदर्यात्मक। वर्ड क्लियर है, जो सौंदर्य प्रिय होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्राय कला, संगीत व नृत्य आदि में रुचि रखते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, चीजें देखते हो ना। एक एग्जाम्पल है, उनका नाम याद नहीं मुझे, जो डायरेक्टर हैं बहुत बड़े इंडिया के, तो उनका मैं नाम लूँगा शायद करण जौहर, ठीक है। तो उनका नाम सुनते ही आप, कई बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे इस टाइम पर। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो व्यक्ति हैं, वो जो डायरेक्टर हैं, वो कला प्रेमी हैं। उनको आप चाहो तो आप जो है इंडिया गॉट टैलेंट में भी देख सकते हो, उनको आप जो है म्यूजिक टैलेंट में भी देख सकते हो, उनको आप जो है कोई डांस कंपटीशन हो वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, वो कोई मूवी के लिए तो देखने को मिल ही जाएंगे, सीरियल्स के लिए भी देखने को मिल जाएंगे, आपको किसी सीरीज को बनाने के लिए देखने को मिल जाएंगे, टीवी शो के लिए मिल जाएंगे। तो उनका वर्सटाइल है, वो कैसे हैं, वो सौंदर्य पसंद हैं, मतलब कि वो लोग कला, संगीत, नृत्य सब कुछ सभी में रुचि रखते हैं। ये चीज समझ में आई। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें वर्गीकरण है वो है शारीरिक संरचना के आधार पर। शेल्डन में देखो क्या है, शरीर की संरचना मतलब कि शेल्डन। तो ये शेल्डन के आधार पर जिसने किया, वो सॉरी शारीरिक संरचना के आधार पर जिसने किया था वो कौन थे, शेल्डन और क्रैमचर। क्रैचमर लिखा हुआ है, क्रैमचर है, जैसे कि क्रैमचर एंड शेल्डन है। ये दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। एक है लंबाक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि लंबे और दुबले पतले व्यक्तियों को रखा है। ये व्यक्ति प्राय अलग रहना पसंद करते हैं। उसके कारण ये कि उनको लगता है कि वहां पर उनको कटाक्ष किया जाएगा, दूसरों की आलोचना में आनंद लेते हैं परंतु अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते। इनको ऐसा लगता है कि हमारी आलोचना हो रही है तो जो है उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे की आलोचना में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो शामिल होना चाहते हैं समाज में। लेकिन जब उनकी खुद की संरचना के आधार पर उनको कटाक्ष किया जाता है तो वो ये पसंद नहीं करते। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें सुडोला काय। देखो सुडोला काय में आप समझ रहे होंगे, सुडोला काय जहां पर वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब कद काठी में कैसे हैं, बहुत बढ़िया हैं, वो स्वस्थ हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सामान्य
ये जो है कैसे होते हैं, मिलनसार ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति कोशिश करेंगे समाज में ज़्यादा से घुलने मिलने की और अपनी बातें करवाने की। तो ऐसे व्यक्ति खुद की जो प्रशंसा करवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामान्य होता है और उनमें सामंजस्य की क्षमता भी अधिक होती है। गोलाकार शरीर संरचना वाले क्रैमचर ने छोटे कद के जो स्वस्थ व्यक्तियों को रखा है, जो व्यक्ति प्राय आराम तलब होते हैं और विनोदी स्वभाव के होते हैं। यानी कि छोटे कद वाले कैसे होते हैं, विनोदी स्वभाव के। इसके बाद नेक्स्ट समायोजन के आधार पर, तो ये भी दो प्रकार से वर्गीकृत है। अधिकतर वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को समायोजन के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकृत किया है और उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ कुछ गुणों और शक्तियों के साथ इस दुनिया में आता है जो उसे माता पिता या आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि समायोजन के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किन दो में किया है या किन में किया है। आपसे ये पूछ सकता है कि कितने प्रकार में किया है या फिर किन जो दो हैं वर्गीकरण में, उन दो के कौन कौन से टाइप है, कौन सा इनमें से वर्गीकरण का टाइप नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और हमने इससे पहले वाले सेशन में उठा के देखोगे तो इसके आधार पर वर्गीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन इसी आधार पर पूछे गए। लेकिन व्यक्ति को इस दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कार्य करना पड़ता है, अपने गुणों को बढ़ाना पड़ता है और बाह्य ताकतों से लड़ सके, जिससे यह समायोजन का कार्य प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है, जिसके आधार पर हम व्यक्ति को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो है समायोजन, सुसमायोजन, एक है कुसमायोजन। यानी कि एक अच्छे तरीके से, एक बुरे तरीके से। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाह्य शक्ति संतुलन बनाने में समर्थ होते हैं, यानी कि अंदर की आवाज और बाह्य आवाज दोनों का समायोजन अच्छे से कर पाते हैं, यानी कि दोनों की आवाज को बराबर से सुन पाते हैं। एक आपने सुना होगा ना, एक चीज आती है मन में खराब, एक आती है अच्छी चीज, लेकिन जब आप दोनों की चीज को संतुलित करके बैठ जाओगे तो वहां पर आपका ये समायोजन आएगा, सुसमायोजन। उन्हें सुसमायोजित व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाता है। सुसमायोजित व्यक्ति वाले लोगों का व्यवहार बहुत ही संतुलित होता है और समाज सम्मत होता है, यानी समाज के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होगा। तो आपको क्या करना है, इनमें से सारी जितनी भी अच्छी चीजें हैं, यानी कि इसमें वर्गीकरण में जिस 6 प्रकार के हमने वर्गीकरण पढ़े हैं, इन 6 प्रकार के वर्गीकरण में जो आप सब डिवीजन में आते हो वो लिखना है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, सुसमायोजित हूँ, कुशल हूँ, चिंताग्रस्त जो है चिंता के माध्यम से सोचता हूँ। तो आप खुद में पता कर पाओगे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। ठीक है, फिर ये देखना कि इस प्रकार के वर्गीकरण को इस वैज्ञानिक ने दिया, तो आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा, समझना भी बहुत आसान हो जाएगा और इतना मजा आएगा ना कि बस वो आपको इतना इंटरेस्ट देगा, ये सारी चीजें आपको इतना इंटरेस्ट देगी, आप खुद सोच पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार के वर्गीकरण का उदाहरण है, या फिर सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता है। कुछ समायोजन में क्या होगा, अपनी आंतरिक और बाह्य शक्तियों व मांगों में संतुलित नहीं बना पाते। अब क्या है, आपकी सैलरी 10,000 है, लेकिन आपका मन एसी लेने का 40,000 का, और आपकी सैलरी कितनी है, 10,000। एक तो ये होता है व्यक्ति उधार लेके इधर उधर से करके 40,000 अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी क्षमता नहीं है और उसका मन जो है वो कचोट रहा है बार बार कि 10,000 है, कैसे करोगे तुम जो है 40,000 की भरपाई। तो वहां पर क्या हो रहा है, ये चीज हो जाएगी कुसमायोजित समायोजन का उदाहरण। उन्हें कुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार बड़ा ही असंतुलित होता है और इनका व्यवहार प्राय असामाजिक होता है। सिंपल सी चीज है, जब आपका मन शांत रहेगा तो समाज में आप बहुत अच्छे से जगह बना पाओगे। अब इसके बाद आती है व्यक्तित्व के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। देखो कौन कौन से हैं। एक तो है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, आपसे पूछा जाएगा सीधे तौर पर। शेल्डन का रचनात्मक, देखो रचना की बात हो रही है, शरीर की बात हो जाएगी, शरीर की रचना की बात की शेल्डन ने। आरबी कैटल का प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत और अल्पोर्ट का सिद्धांत और मोरे का सिद्धांत, ये सारे हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसी में आगे की चीजें हैं जो व्यक्ति के वर्गीकरण से या व्यक्तित्व के निर्माण से संबंधित है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। तो मैंने सारा आपको एक ही में पढ़ा दिया है, तो कहीं भी आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि अलग इसको हम कैसे पढ़ेंगे या इसको हम कैसे पढ़ेंगे। वर्गीकरण के साथ व्यक्तित्व के जितनी भी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के द्वारा होता है। इसका मतलब यह है कि मतलब थोड़ी सी अंदर की जो है ना, क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं ना, ईगोनेस, यानी कि कहीं पर आपका दृढ़ निश्चय आ जाता है। ईड अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्तियां तथा नैसर्गिक इच्छाएं रहती हैं, ये शीघ्र तृप्ति चाहते हैं। ईगो चेतना, ईगो इच्छा शक्ति, बुद्धि, तर्क है, और सुपर ईगो क्या है, आदर्शों से निर्मित है। यानी कि आपके आदर्श जो हैं वो आपके कहीं भी जो है लक्षित नहीं होंगे,
आपके आदर्श जो है कहीं पर, या आपने जो सिद्धांत बना रखे हैं वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होंगे। आप अपने आदर्शों पे चलने वाले हो। इसका मतलब कई आपसे कहते भी तो आप तो बहुत ज़्यादा ईगो रखते हो, लेकिन आप ईगो नहीं रख रहे हो, आप अपने सिद्धांतों पर चल रहे हो। तो वहां पर ये चीज़ हो गई, सुपर ईगो आदर्शों से निर्मित हो गया। ईगो क्या है? ईगो है चेतना, इच्छा शक्ति, यानी आपने अपनी इच्छा शक्ति, आपने जो है ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे टीचर बनना है, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, बीच में कुछ भी आएगा मैं सबको हटा दूंगा। तो वहां पर आपसे क्या बोलेंगे कि चेतना इच्छा शक्ति के आधार पर ये क्या है, ये ईगो कहलाएगा। आपसे लोग क्या कहेंगे कि ईगो में है। चीजें सुन रहे हो ना? चीजें क्या है, कनेक्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इच्छा शक्ति के लिए, या फिर कुछ एक हम अपनी बात को मनवाने के लिए वहाँ पर क्या कर लें, छोटा छोटा ईगो रख लेते हैं कि यार मुझे तो यही करना है। तो कई लोग क्या कहते हैं, यार तू तो जो है ईगो रख रहा है। दोस्त कहते हैं ना, आपके दोस्त कहते होंगे डेफिनेटली कि आप में तो ईगो आ गया। ईगो नहीं, वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपनी जो चीज़ें हैं जो वो पाना चाहता है उनके लिए उसने क्या किया है, दृढ़ निश्चय किया हुआ है उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन अगर उसने उसको सिद्धांत बना लिया तो वो जीवन भर चलते जाएंगे, इसलिए इसको बोल देंगे सुपर ईगो। ये चीजें समझ में आ रही हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि शेल्डन का रचनात्मक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आधार बताए थे रचना, शरीर की संरचना के आधार पर। एक था गोलाकार, एक था लंबाकृति, यानी कि हमने देखा था कि जो व्यक्ति प्राय पतले या लंबे होते हैं वो समाज से दूर जाने की कोशिश करते हैं, रहना समाज में चाहते हैं, लेकिन जब आलोचना होती है तो वो कोशिश करते हैं कि समाज से दूर जाया जाए। और इसके साथ हमने देखा था एक शुरोलाकार में जो व्यक्ति क्या है, जनरली सामंजस्य स्थापित जल्दी कर लेते हैं और समाज में अपनी वाहवाही कराने के लिए जो है उत्तेजित रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वाहवाही होती रहे। तो गोलाकृति में क्या है, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मनुष्य गोल गर्दन तथा मांसपेशियों से पूर्ण विकसित होते हैं और चर्बी का बढ़ना आदि गुणों से युक्त होते हैं। गोलाकार मतलब कि गोल, और कैसे हैं, छोटे, नाइटे और गोल। इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। आयताकार कृति में क्या होगा, इस प्रकार के व्यक्तियों में हड्डियों और मांसपेशियों का विकास परिलक्षित होता है, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा जाता है लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। जैसे आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ेंगे वैसे वैसे चौड़ाई बढ़ेगी। तो उस हिसाब से इसने संरचना को बताया जो सुडोलाकृति को बताता है। लंबाकृति में क्या है, इस प्रकार के व्यक्तित्व में केंद्रीय स्नायु संस्थान के मांसपेशीय तंतु विकसित होते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने कि केंद्रीय स्नायु संस्थान के, एंड इसके बाद बोला है कि इस मत के अनुसार शरीर की विभिन्न अंगों को व्यक्ति के वर्गीकरण का आधार माना जाता है लंबाकृति में। अब देखो इन सब में आपसे जनरली पूछा जाता है कि शेल्डन के आधार पर इनमें से कौन सी रचना है, कौन से जो है वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है शेल्डन मतलब कि शरीर की रचना, उससे कनेक्टेड जो भी वर्ड आपको ऑप्शन में देखेंगे आप उसको कर पाओगे। अब आरबी कैटल का प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा। प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरबी कैटल हैं। इस मत के प्रतिपादक आरबी कैटल हैं। व्यक्तित्व के विषय में इनका कथन है कि व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व बन जाता है। कैटल ने चरित्र को अनेक कारकों से युक्त बताया है। उनके अनुसार चरित्र की सुंदरता अर्थात भावात्मक एकता, सामाजिकता, कल्पनाशीलता, अभिप्रेरक, उत्सुकता, लापरवाही आदि प्रतिकारक चरित्र का निर्माण करते हैं। कैटल ने आगे कहा कि एक आंतरिक मनोदैहिक स्थिति जो व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने की अनुज्ञा देती है, वह भी उद्देश्यों के वर्गों से विशेष संवेगों के अनुभव प्राप्त करती है। वह कार्यों को पूर्ण पूर्ण रूप से करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त इन प्रतिमानों में ऐसे व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है जो उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। कुल मिलाकर इसमें क्या कहा है, इसमें यह कहा है कि जो व्यक्ति किसी विशेष कंडीशन में बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं, हम कहते हैं ना कि गुस्से में जो आदमी बोल देता है वही उसकी सच्चाई होती है। तो यही चीज आप प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत में लागू कर सकते हो कि विशेष परिस्थितियों में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निकल के आता है वही उसका वास्तविक व्यक्तित्व है। ये कहा था आरबी कैटल। जैसे कि आपको अचानक से आपका दोस्त जो है हेल्प मांग रहा है और उसको पैसों की नीड पड़ गई, आप बहुत टाइम से कह रहे हो कि आपको कभी भी हेल्प हो तो मुझसे ले लेना, आपको कभी भी हेल्प हो मुझसे कर लेना, ठीक है, मुझसे बोल देना। लेकिन जब एक्चुअल में हेल्प पड़ी, आप नहीं कर पाए, तो आपका व्यक्तित्व वो होगा ऑन टाइम जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो उस टाइम पर जो आपका होगा वही आपका एक्चुअल व्यक्तित्व कहा जाएगा आरबी कैटल के अकॉर्डिंग। आपने अगर उस टाइम हेल्प करी, बाकी टाइम पर हेल्प नहीं कर पाए, तो आपको वो जो सामने वाला दोस्त है वो आपको हमेशा से अच्छा समझता आएगा,
हमेशा हमेशा अच्छा समझता रहेगा कि आपने वैसे तो मना किया, उसको कभी भी हेल्प नहीं की, लेकिन जब उसने मांगा और आपने कैसे न कैसे करके उसकी हेल्प कर दी, फाइनेंशियल हेल्प कर दी, आपको जो है आपने उसको एक मेंटली हेल्प कर दी, किसी भी तरह से उसको हेल्प कर दी। पहले आप चाहे हाँ कर रहे हो, बाद में मना कर दी, तो बाद वाली जो होगी वही मान्य होगी आरबी कैटल के अकॉर्डिंग। ये हमें समझनी है बात, क्योंकि जो विशेष परिस्थितियों में चीजें कर होती है उसके अनुरूप जो व्यक्तित्व निकल के आता है वही मान्य होता है। आलपोर्ट का सिद्धांत क्या कहता है? गॉर्डन डब्ल्यू आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह वंशक्रम और वातावरण, व्यक्तित्व के भेद आदि पर जो है आधारित है। आलपोर्ट ने वंशक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के जटिल मिश्रण के प्रति न्याय करने, स्वभाव व सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने पर बल दिया। साथ ही व्यक्तित्व की नवीनता को मान्यता देने पर भी बल दिया, जो अनेक संप्रदायों और व्यक्तित्व में विद्यमान होती हैं, और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियों, विशेषताओं और वातावरण के प्रति समायोजन से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। ये चीज समझ में आ रही है? डब्ल्यू आर पोर्ट ने और इससे पहले आरबी कैटल ने जो सिद्धांत दिए, आरबी कैटल ने दिया है कि ऑन स्पॉट आपको जब मदद हुई, आपको जब जो नीड हो रही है या जो कंडीशन अभी प्रेजेंट में चल रही है उस पर जो आपका रिएक्शन निकल के आएगा वही होगा। आलपोर्ट ने ये कहा कि हम वातावरण और वंशक्रम को देखते हैं, यानी इन्होंने बेसिक चीज़ों को लिया है, इन्हें आउटसाइड की चीज़ों को लिया है, और जो व्यक्ति के हाथ में अधिकतर नहीं होती उन चीज़ों के आधार पर इसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, मतलब समझाया है। ये चीज़ समझ रहे हो? वंशक्रम और वातावरण, वंशक्रम आपके हाथ में नहीं है, वातावरण आपके हाथ में नहीं है। वातावरण जो आपको मिल रहा है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि वो ऐसे गांव या ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पर उन्होंने बड़ी चीज़ें नहीं देखी होती, बड़ी टेक्नोलॉजीज को सामने नहीं देखा होता, तो उनको वही चीज़ें आदत पड़ जाती हैं, तो उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया है आलपोर्ट ने। ओके, इसके बाद है इसमें मोरे का सिद्धांत, जो अंतिम है इस क्लास का। एच ए मोरे ने व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा कि व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप व शक्तियों की निरंतरता है, जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बहिर्मुखी होकर प्रकट होती हैं। हमने ये चीज देखी थी कि व्यक्ति में दो तरह की चीजें होती हैं अधिकतर, एक अंतर एक बाह्य, और इनसे मिलकर जो बनती है वो होती है उभयमुखी। उभयमुखी वाले व्यक्ति तो हर तरह से संपन्न होते हैं, लेकिन जो दो व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उनमें अधिकतर ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जो कार्यात्मक शक्तियों की निरंतरता है, यानी कि जो बाह्य परिवेश है वो बहिर्मुखी में होकर प्रकट होगा, यानी कि जो बाह्य चीजें हैं वो बहिर्मुखी से होकर प्रकट होंगी, जो आंतरिक चीजें हैं वो अंतर्मुखी से होकर प्रकट होंगी। इस मत के अनुसार कार्यात्मक रूपों की निरंतरता, ऋणात्मक धनात्मक अभिनिवेश, संबंध, मतभेद, सक्रियता, निष्क्रियता आदि का योग कर व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इस मत पर कतिपय आरोप भी है, जैसे अचेतन निर्धारकों का व्यवहार पर प्रभाव। बेसिकली क्या हो रहा है, मतभेद हैं या फिर जो संबंध स्थापित हैं या फिर सक्रियता है, एक्टिवनेस है, और जो निष्क्रियता है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो मिल रही हैं ये आपके अंदर की नहीं है, आपके बाहर से आ रही हैं, यानी आपके परिवेश से मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे बहिर्मुखी। बहिर्मुखी ये आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स में हैं जो इसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्तित्व में बहिर्मुखी होने पर भी ये चीजें नहीं होती, जैसे अचेतन, यानी जिनमें ज्यादा चेतना नहीं होती, उन निर्धारक का व्यवहार पर प्रभाव, अधिगम की भूमिका, अभिप्रेरणा की स्थिति व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं और उसकी अभिव्यक्ति का कारण बनती हैं। हम कई बार ऐसे देखते हैं कि व्यक्ति क्या है, अंदर से ज्यादा ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है उनसे। आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, मैं आपके ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, माने कि आपको 5 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको समाज में लोग कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो, क्या तैयारी आपने ढंग से की है? आपको तो पता है ना आपने ढंग से तैयारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़, कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक रही, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें रही जिनसे आप जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए। हो सकता है सीटें कम थी, हो सकता है लास्ट टाइम पे सीटें हटा दी, हो सकता है जो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे, हो सकता है आपकी डिग्री मान्य नहीं, हो सकता है डीवी में आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ, कुछ भी कारण हो सकते हैं, ये समाज को नहीं पता है। समाज तो ये देखेगा कि आप बाउंड्री लाइन के इधर हो या फिर इधर हो। अब बाउंड्री लाइन की जब इधर हो तो समाज आपसे क्या कहेगा कि आपने मेहनत नहीं की, चाहे आप .1 से रहे हो चाहे .2 से रहे हो, सिंपल सी बात है। तो वहां पर क्या होगा कि जो बच्चा ऐसा है जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर क्या है, वो व्यक्ति, वो बच्चा इन सब से परे रहेगा।
यानी उसके व्यक्तित्व पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसका जैसा स्वभाव है वैसे ही बना रहेगा, उसको बहिर्मुखी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुरे के सिद्धांत में पार्शली कहा गया है। इतना हमें समझना है, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करना और देखना आपके सिद्धांत पर जो है परिपूरित हो पाते हो, यानी कि पूरी तरह से फिट बैठ पाते हो। ओके, जितना हमारी तरफ से वर्गीकरण में हो सकता है वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। 7 PM पर डेली क्लास हो रही है, आप इस क्लास को डेली ज्वाइन करो 7 PM पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, पेड कोई भी क्लास नहीं है। मैं अगर कोशिश करते हैं कई टीचर जो है पेड क्लास देने की, लेकिन पेड क्लास देने की मेरे हिसाब से कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। ये सारी क्लासेस आपको फ्री मिलनी चाहिए और जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत बुक दे रखी है, वहाँ से अपने कंसेप्ट को और बिल्ड करो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप कंसेप्ट को बिल्ड करने की सोचो, ना कि रटने की। कहीं भी आपको रटने की जहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको आगे से बोलूँगा कि यहाँ पर रटने की ज़रूरत है, जहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। वैज्ञानिक हैं, नाम रटने पड़ेंगे, आरबी कैटल, मुरे, फ्राइड या फिर शेल्डन, जो भी नाम है आपको उनके सिद्धांत के नाम के रटने पड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर सृजनात्मक, असृजनात्मक, लंबाकृति, आयताकृति, तो इनके बारे में आपको सिर्फ समझना है, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। ओके जी, गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है इस सेशन को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिएगा।